नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरस्वती संघ में। अपने प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं हम दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं 71 नंबर प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा फ्रेंड्स, मैकियावेली के अनुसार ऑप्शन ए है राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। ऑप्शन बी है फ्रेंड्स कि राज्य एक कृत्रिम निर्माण है। ऑप्शन सी है फ्रेंड्स, राज्य विभिन्न संघों में से एक संघ है। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों फ्रेंड्स। हम देखेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए, और ऑप्शन बी है राज्य एक कृत्रिम निर्माण है। जबकि ऑप्शन डी राज्य विभिन्न संघों में से एक संघ है। यह कथन किसका है फ्रेंड्स? यह कथन बहुलवादियों का है। किसका है फ्रेंड्स? बहुलवादियों का है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 72 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि यह किसने कहा है कि यह राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती है, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए है M.N. श्रीनिवास, बी माइनर वीनर, सी रजनी कोठारी, डी मॉरिस जोन्स। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स रजनी कोठारी। यह रजनी कोठारी का कथन है कि यह राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो गया है। फ्रेंड्स आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। भारत के प्रसिद्ध लेखक, शिक्षाविद और राजनीतिक विचारक रजनी कोठारी ने कहा है कि यह राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती है, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। प्रो रजनी कोठारी ने राजनीति में जात संबंधी अपने निष्कर्ष में कहा है कि वास्तव में जाति और राजनीति के मिश्रण से दूसरे ही परिणाम निकलते हैं। राजनीति पर जाति के हावी होने के बजाय जाति का राजनीतिकरण हो जाता है। राजनीति ने जाति को लीग से हटाकर नया संदर्भ दे दिया जिससे उसका पुराना स्वरूप बदल गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा 73 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स मैकियावेली को और फ्रेंड्स आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है दोस्तों। मैकियावेली का एक कथन बहुत ही फेमस है दोस्तों कि राजा के अंदर शेर सा साहस और लोमड़ी सी चालाकी होनी चाहिए। आगे देख, हमारा 74 नंबर प्रश्न है, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला राजनीतिक विचारक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए हॉब्स। क्या फ्रेंड्स? ऑप्शन ए हॉब्स, लॉक और रूसो। फ्रेंड्स हॉब्स, लॉक और रूसो कैसे विचारक हैं? तो यह समझौतावादी विचारक हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा 75 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि मैकियावेली समर्थक था। ऑप्शन ए है अभिजात तंत्र का, बी है राजतंत्र का, सी लोकतंत्र का और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि मैकियावेली का मानना है कि प्रत्येक परिस्थितियों में कोई भी शासन तंत्र सुचारू रूप से लागू नहीं हो सकता, क्योंकि वह कहता है कि मैकियावेली की यह मान्यता थी कि कोई एक प्रकार का शासन समस्त परिस्थितियों के लिए श्रेष्ठ नहीं समझा जा सकता। कुछ स्थितियों में राजतंत्र, कुछ में गणतंत्र सबसे अच्छा होता है। राजतंत्र का निरूपण उसने प्रिंस में तथा गणतंत्र का डिस्कोर्सेज में किया। अभिजात तंत्र को वह बिल्कुल भी महत्व नहीं देता। तो फ्रेंड्स दी प्रिंस और डिस्कोर्सेज यह किसकी पुस्तक है? तो यह मैकियावेली की पुस्तक है। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा 76 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है मैकियावेली का दोस्तों। राजा शेर की तरह साहसी एवं लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। तो यह दोस्तों मैकियावेली का कथन है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स,
77 नंबर प्रश्न है, किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु अपनी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता है? यह किसका कथन है दोस्तों? यह कथन भी मैकियावेली का है। किसका है? मैकियावेली का। मैकियावेली का मानना है कि कोई भी व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु वह अपनी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता। वह मनुष्य को कैसा प्राणी मानता है? तो वह मनुष्य को स्वार्थी, दुष्चरित्र एवं अवसरवादी प्राणी मानता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, 78 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है? तो यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसका सही जवाब हो जाएगा एडमंड बर्ग। क्या फ्रेंड्स? एडमंड बर्ग। एडमंड बर्ग को अनुदारवादी उदारवाद का जनक माना जाता है। क्या दोस्तों? अनुदारवादी उदारवाद का जनक माना जाता है। किसे दोस्तों? एडमंड बर्ग को। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा 79 नंबर प्रश्न है सर दोस्तों, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म असंगत है? तो देखते हैं, ऑप्शन ए है अभिजात्य सिद्धांत पैरेटो, अनुदारवादी सिद्धांत बर्ग, उदारवादी सिद्धांत प्लेटो, सामाजिक प्रसंविदा सिद्धांत रूसो। तो फ्रेंड्स इसमें देखेंगे अभिजात सिद्धांत या विजनवादी सिद्धांत पैरेटो का सही है। अनुदारवादी सिद्धांत अभी मैंने बताया फ्रेंड्स यह बर्ग का, ये भी सही है। और सामाजिक प्रसंविदा सिद्धांत रूसो का है, अभी मैंने बताया हाब्स लॉ और रूसो सामाजिक प्रसंविदा सिद्धांत के समर्थक हैं। तो फ्रेंड्स ये जो उदारवादी सिद्धांत है यह प्लेटो का नहीं है, प्लेटो आदर्शवादी सिद्धांत का समर्थक है। कैसे फ्रेंड्स? आदर्शवादी सिद्धांत का समर्थक है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा 80 नंबर प्रश्न है, प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है क्योंकि उसने नगर के आदर्शों को बताया। उसका सिद्धांत मनुष्य की प्रकृति क्या है पर आधारित ना होकर क्या होनी चाहिए पर आधारित है। वास्तविकता तथा मूल्य के बीच दोहरी व्यवस्था को स्वीकार किया है। उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित माना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटो ने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया है। आगे देखते हैं, 81 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि इसमें भी आपको देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है सकारात्मक स्वतंत्रता हीगल, सही है। सुख एवं दुख गणक भिन्थम, ये भी सही है। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद स्पेंसर, ये भी सही है फ्रेंड्स। ऑप्शन डी लोकतांत्रिक केंद्रितावाद एंजिल्स, यही गलत है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद के जनक स्पेंसर हैं और वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है? तो वैज्ञानिक समाजवाद के जनक मैकियावेली हैं। आगे देखते, इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों कि लोकतांत्रिक केंद्रितावाद की नींव सोवियत संघ में मार्क्सवाद के संस्थापक वी.आई. लेनिन ने रखी और यह सिद्धांत सोवियत संघ के प्रत्येक संविधान में विहित है। जनवादी चीन के साम्यवादी दल और शासन के संगठन के लिए भी यही सिद्धांत अपनाया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि दल या शासन के निचले अंग अपने ऊंचे अंगों का निर्वाचन करेंगे। ऊंचे अंग जनसाधारण के प्रति उत्तरदायी होंगे और निचले अंग अपने से ऊंचे अंगों के निर्णय का पालन करने को क्या होंगे फ्रेंड्स? बाध्य होंगे। क्या होंगे? बाध्य होंगे। तो लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद की नींव किसने रखा? तो लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद की नींव वी.आई. लेनिन ने रखा, जबकि प्रश्न में दिया गया था किसने रखा? एंजिल्स ने, तो इसीलिए वह गलत था दोस्तों। आगे देख, 82 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई एक उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। यह कथन किसका है? तो रिपब्लिक किसका ग्रंथ है दोस्तों? तो रिपब्लिक प्लेटो का ग्रंथ है। रिपब्लिक प्लेटो का ग्रंथ है। तो इसके विषय में उक्त कथन किसका है? तो उक्त कथन रूसो का है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं,
83 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने की बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है। वही प्रश्न है फ्रेंड्स, शब्दों में थोड़ा हेर फेर किया गया है। तो यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यह कथन ऑप्शन डी रूसो का है। किसका है? रूसो का है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। 84 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थक किया? साम्राज्यवाद का, नगर राज्यों के विनाश का, अभिभावक वर्ग द्वारा उत्पादन वर्ग की महिलाओं के शोषण का, या पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, पत्नियों एवं संपत्ति के साम्यवाद का। प्लेटो ने पत्नियों एवं संपत्ति के साम्यवाद का समर्थन किया है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। प्लेटो ने पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का समर्थन किया। प्लेटो ने साम्यवादी योजना को दो भागों, पहला संपत्ति का साम्यवाद तथा दूसरा परिवार और स्त्रियों के साम्यवाद में विभाजित किया। प्लेटो शासकों और सैनिकों के लिए संपत्ति व परिवार का निषेध करता है। किसके लिए फ्रेंड्स? शासकों और सैनिकों, जिसको कि वह क्या कहता है? अभिभावक वर्ग कहता है। यह शासक और सैनिक वर्गों को सामूहिक रूप से राज्य का क्या मानता है? अभिभावक मानता है। प्लेटो का मानना है कि यदि अभिभावक वर्ग के पास परिवार और संपत्ति होगी तो वे अपने कर्तव्य पथ से विचलित होंगे और आदर्श राज्य का विनाश होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? आदर्श राज्य का विनाश होगा। पत्नियों एवं संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, प्लेटो। क्या? ऑप्शन डी, प्लेटो। 86 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बीवियों के साम्यवाद की वकालत किसने किया? तभी हमने देखा बीवियों और या पत्नियों के साम्यवाद की वकालत कौन करता है? तो प्लेटो। प्लेटो संपत्ति और पत्नियों के साम्यवाद का वकालत करता है। आगे देखते हैं। 87 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि प्लेटो ने किसके साम्यवाद में विश्वास किया? ऑप्शन ए है संपत्ति, बी पत्नियां, सी है ए और बी दोनों, और डी है उक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी, संपत्ति और पत्नियों दोनों के साम्यवाद का समर्थन करता है प्लेटो। आगे 88 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स की प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए दार्शनिक का शासन, ऑप्शन बी अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति व परिवार का साम्यवाद, ऑप्शन सी नर नारी के समान अधिकार, ऑप्शन डी पुरुष प्रधान परिवार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न दोस्तों ऑप्शन डी, पुरुष प्रधान परिवार का समर्थन प्लेटो अपने आदर्श राज्य में नहीं करता है। आगे देखते हैं। 89 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में बीज निहित हैं। ऑप्शन ए उपयोगितावाद का, ऑप्शन बी समाजवाद का, ऑप्शन सी फांसीवाद का, या ऑप्शन डी उक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। क्या फ्रेंड्स? ऑप्शन डी, उक्त सभी। प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में उपयोगितावाद का, समाजवाद का और फांसीवाद का के बीज निहित हैं। 90 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता, वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। यह किसने कहा है? यह कथन किसका है? प्लेटो का। ऑप्शन डी। आगे देखते हैं फ्रेंड। 91 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, कार्ल पापर। तो फ्रेंड्स कार्ल पापर ने प्लेटो, हीगल और कार्ल मार्क्स को मुक्त समाज का शत्रु कहा है। प्लेटो, हीगल और मार्क्स को कार्ल पापर मुक्त समाज का शत्रु कहता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स की दी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में पापर ने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया। उसके अनुसार प्लेटो का दर्शन सत्तावादी और सर्वाधिकारवादी है, क्योंकि उसके संरक्षक वर्ग के शासकों को मिथकों के आधार पर सुरक्षित रखने का सुझाव दिया है। विशिष्ट वर्ग की पूर्ण सत्ता प्रदान करके, मतलब विशिष्ट वर्ग को पूर्ण सत्ता प्रदान करके सामाजिक परिवर्तन को रोकने की कोशिश करता है। इसीलिए कार्ल पापर प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु करता है। और यह पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। यह किसकी पुस्तक है? तो यह कार्ल पापर की पुस्तक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स।
92 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। यह किसका कथन है? तो दोस्तों दार्शनिक राजा का सिद्धांत कौन देता है? तो दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्लेटो देता है। अतः यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह प्लेटो का कथन है। किसका कथन है दोस्तों? प्लेटो का कथन। आगे 93 नंबर प्रश्न है दोस्तों, क्या करना है दोस्तों? इसमें सुमेलित करना है। तो एक इन लिया है मैकियावेली, बी में मिल, सी में ग्रीन और डी में बेंथम। और इधर दिया है पहला, इच्छा ना की शक्ति राज्य का आधार है। दूसरा दिया है पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना की कविता। व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़िए को डराने के लिए शेर होना चाहिए। अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क तथा शरीर पर व्यक्ति संप्रभु होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेंड्स कि ए मैकियावेली, ए का मिलान किससे करेंगे? 3 से, कि व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़िए को डराने के लिए शेर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यह कथन मैकियावेली का है। और मिल का कथन है कि अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क तथा शरीर पर व्यक्ति संप्रभु होता है। और बेंथम जो कि उपयुक्तवादी हैं, उनका कथन है पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना की कविता। और ग्रीन का कथन है इच्छा ना की शक्ति राज्य का आधार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1 और 2। देखते हैं फ्रेंड्स कहाँ है 3, 4, 1 और 2। तो यह ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा 94 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्त। तो इसमें देखते हैं, अब ए है तलवार के बिना प्रसंविदा मात्र शब्द है। यह किसका कथन है? तो यह कथन किसका है? हाब्स का। किसका? हाब्स का। व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यह किसका कोटेशन है? तो यह कोटेशन है रूसो का। किसका? तो फ्रेंड्स रूसो का। उच्च शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन बोधा का है। और डी, राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है और उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करता है तथा उसके चरित्र को कुंठित करता है। यह किसका कथन है? तो यह मिल का कथन है। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1 और 2। देखते हैं फ्रेंड्स कहाँ है 3, 4, 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर ए। क्या फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए, 3, 4, 1 और 2। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा 95 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है और कूट की सहायता से उसका सही उत्तर देना है। इसमें एक तरफ सूची 1 में अवधारणाएं दिया है और सूची 2 में विचारक दिए हैं। हमें अवधारणाओं का विचारकों से मिलान करना है दोस्तों। तो पहला है राज्य का दार्शनिक सिद्धांत। तो राज्य का दार्शनिक सिद्धांत किसने दिया है? तो राज्य का दार्शनिक सिद्धांत बोसांके ने दिया है। राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत यह किसने दिया है? तो यह कैल्सन ने दिया है। दार्शनिक उग्रवाद किसका है दोस्तों? तो यह बेंथम का है। और नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद यह किसका है? तो यह मैकियावेली का है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 4, 3, 2 और 1। क्या दोस्तों? 4, 3, 2 और 1। तो देखते हैं किस में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 4, 3, 2 और 1। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, 96 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, ये सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह मत किसने व्यक्त किया? तो यह मत किसने व्यक्त किया? तो ऑप्शन डी हाफ्स। किसने फ्रेंड्स? ऑप्शन डी हाफ्स। आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। हाब्स के अनुसार प्रभुसत्ता के अबाध अधिकार के फलस्वरूप ही एक वास्तविक सुदृढ़ शासन, जिसको कि हाब्स कॉमनवेल्थ कहता है, की स्थापना हो सकती थी। किसी प्रकार की शर्त लगाने से अनिश्चय और अविश्वास की संभावना हो सकती थी, जिससे इस प्रकार के झगड़े उत्पन्न हो जाते जिनका हल संभव नहीं होता। तब पुनः अराजकता फैल जाती। इसका परिणाम यह रहा कि सबसे निकृष्ट राज्य भी प्रजा को शासक के विरुद्ध बोलने का अधिकार
नहीं रहा, क्योंकि शासक के विरुद्ध जाने का अभिप्राय प्राकृतिक अवस्था की ओर लौटना अर्थात उत्कृष्ट अराजकता के माहौल में लौटना था। इसलिए हाब्स का कथन है कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। 97 नंबर प्रश्न दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कौन सा कथन सही है यह बताना है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है राज्य अपने में एक साध्य है। ऑप्शन बी राज्य साध्य का एक साधन है। ऑप्शन सी राज्य साधन और साध्य दोनों है। ऑप्शन डी राज्य ना साधन है ना साध्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, राज्य साध्य का एक साधन है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि आदर्शवादी विचारक हीगल, प्लेटो तथा सर्वाधिकारवादी विचारक जैसे मुसोलिनी और हिटलर राज्य को स्वयं में साध्य मानते हैं, जबकि उदारवादी विचारक एवं समाजवादी विचारक राज्य को साधन मानते हैं। चूंकि प्रश्न में राज्य का स्वरूप किसी विचारधारा से संबंधित कर नहीं पूछा गया था, अतः प्रश्न में राज्य के वर्तमान स्वरूप के बारे में विचार किया जाएगा। वर्तमान समय में राज्य को एक साधन माना जाता है। आज विश्व के किसी भी हिस्से में राज्य की प्रकृति चाहे जो हो, भले ही वह सैन्य तंत्र हो, राज्य को साध्य न मानकर एक साधन माना जाता है। दोस्तों आदर्शवादी विचारक राज्य को क्या मानते हैं, तो राज्य को स्वयं में साध्य मानते हैं, और उदारवादी और समाजवादी विचारक राज्य को साधन मानते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड। किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है। तो दोस्तों राज्य को ऐसा संगठन कौन मानता है कि जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है। तो यह मानने वाले कौन है फ्रेंड, तो यह मानने वाले लास्की है। कौन मानते हैं फ्रेंड्स, लास्की। 99 नंबर प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स कि राज्य साधन है साध्य नहीं, यह सिद्धांत है उदारवाद का, व्यक्तिवाद का, फांसीवाद का या वैज्ञानिक समाजवाद का। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, उदारवाद का। आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 100 नंबर। एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह किसका कथन है, तो यह जेलिनेक का कथन है ऑप्शन सी। जेलिनेक कहता है कि आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं, अर्थात जिस राज्य में संविधान नहीं वह राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। आगे देखते हैं दोस्तों फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या देखते हैं। एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह कथन जेलिनेक का है। वस्तुतः संविधान राज्य की आचरण का वह विधान होता है जिसके द्वारा व्यक्ति से व्यक्ति और व्यक्ति एवं राज्य के पारस्परिक संबंध को निश्चित किया जाता है तथा जिसके द्वारा सरकार के विविध अंगों का पारस्परिक संबंध निश्चित किया जाता है। गिलक्राइस्ट संविधान को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि संविधान उन लिखित तथा अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह होता है जिसके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार की शक्तियों का विभिन्न अंगों में वितरण और इन शक्तियों को प्रयोग का सामान्य सिद्धांत निश्चित किया जाता है। यह किसका कथन है फ्रेंड्स, यह तो गिलक्राइस्ट का कथन है। आगे देखते हैं। 101 नंबर प्रश्न है दोस्तों। सूची एक कथन को सूची 2 विचारक से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ कथन दिया हुआ है, एक तरफ विचारक दिया है दोस्तों, हमें मिलान करना है। तो कथन है मैं राज्य हूँ, यह लुई 14वें का कथन है। राज्य व्यक्ति से पहले है या राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, यह किसका कथन है, तो यह अरस्तू का कथन है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, उसका पदक्षेप है या पदक्रम है, यह किसका कथन है, तो यह FWG हीगल का कथन है। और राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, यह किसका कथन है दोस्तों, तो यह प्लेटो का कथन है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 3, 3, 2, 4 और 1। देखते हैं फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 3, 2, 4 और 1। आगे देखते हैं दोस्तों। 102 नंबर प्रश्न है दोस्तों
कि राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है, यह किसका कथन है? तो राज्य व्यक्ति का बृहद या विशाल रूप है, यह कथन ही प्लेटो का है। किसका? प्लेटो का है। आगे देखते हैं। 105 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु ने। 106 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो सही जवाब हो जाएगा अरस्तु। आगे देखते हैं। 107 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किसको अरस्तु ने सरकार के विकृत रूप के संदर्भ में वर्गीकृत किया है? तो ए है लोकतंत्र, बी है कुलीन तंत्र, सी है निरंकुश तंत्र और डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, यानी कि लोकतंत्र, कुलीन तंत्र और निरंकुश तंत्र सभी को अरस्तु ने सरकार के विकृत रूप के संदर्भ में वर्गीकृत किया है। 108 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है? तो अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर किया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। 109 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व है। तो ए है दैवी इच्छा का परिणाम, बी है बल और भय का परिणाम, सी है केवल राजनैतिक और धार्मिक संयोग, ऑप्शन डी विकास का परिणाम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अरस्तु राज्य को विकास का परिणाम मानते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व विकास का परिणाम है। अरस्तु के अनुसार राज्य का निर्माण व्यक्ति या व्यक्ति समूह ने सोच समझ कर नहीं किया, बल्कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। कैसी संस्था है दोस्तों? प्राकृतिक संस्था है, जिसका जन्म विकास के कारण हुआ है। यह एक स्वाभाविक संस्था है। इसके उद्देश्य और कार्य नैतिक हैं। यह सभी संस्थाओं में श्रेष्ठ है। इनका अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों कि अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स किसका ग्रंथ है? तो अरस्तु का ग्रंथ है, में आदर्श राज्य की स्थापना तथा यथार्थ का विश्लेषण एक साथ करके नवीन राजनीति विज्ञान को जन्म दिया। पॉलिटिक्स और द कॉन्स्टिट्यूशन अरस्तु के द्वारा लिखे गए दो राजनीतिक विषय के ग्रंथ हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है दोस्तों, अरस्तु की पॉलिटिक्स और द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे देखते हैं। 110 नंबर प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार राज्य। तो अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है दोस्तों? राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। 111 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अरस्तु का राजनीतिक विचार प्रतिपादित है। तो अरस्तु का राजनीतिक विज्ञान उनके ग्रंथ पॉलिटिक्स में प्रतिपादित है। 112 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, अरिस्टोटल के अनुसार राज्य एक ईश्वरीय संस्था है, राज्य एक कृत्रिम सृष्टि है, राज्य बल की सृष्टि है। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, ऑप्शन डी, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। 113 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि अरस्तु के अनुसार राज्य है। तो अरस्तु के अनुसार राज्य नैतिक एवं प्राकृतिक संस्था है। कैसी संस्था है दोस्तों? नैतिक एवं प्राकृतिक संस्था है, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं दोस्तों। आदमी एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा है? तो यह कथन अरस्तु का है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, अरिस्टोटल या अरस्तु। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। मैं ही राज्य हूँ, यह किसका कथन है? तो मैं ही राज्य हूँ यह कथन लुई 14वें का है। किसका? लुई 14वें का। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। मैं 116 नंबर प्रश्न है कि मैं ही राज्य हूँ, यह किसने कहा है? तो अभी अभी हमने देखा दोस्तों कि यह किसका कथन है? फ्रांस के लुई 14वें का कथन है। आगे देखते हैं फ्रेंड। राज्य के आवश्यक तत्व हैं। तो राज्य के आवश्यक तत्व कितने हैं? तो हमने कल देखा था दोस्तों कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। कौन कौन से? सरकार, जनसंख्या, भूभाग और संप्रभुता। और कौन भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता दोस्तों? तो सीले, डुगवी, बिलोवी और हाल ऐसे विचारक हैं
जो कि भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। यह किसका कथन है कि राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। अर्थात व्यक्ति के जीवन के जो मार्ग में बाधाएं हैं उनको बाधित करना या उनको रोकना राज्य का कार्य है। यह किसका कथन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, ग्रीन। ग्रीन कहता है कि राज्य का कार्य व्यक्ति के अच्छे जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। टी.एच. ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक था। उसकी पुस्तक लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन भाषणों का संकलन है, जो राजनीतिक विचारधारा का एक अमूल्य साहित्य है। ग्रीन के अनुसार राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। इसका अर्थ है कि राज्य का उद्देश्य जीवन स्तर को बेहतर स्तर प्रदान करना है। राज्य का अपने आप में अंत नहीं है, इसलिए इसी प्रकार का कथन बोसांके का भी है। जैसा कथन ग्रीन का है ऐसा ही कथन बोसांके का भी है। 119 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना उक्ति का प्रयोग किया? तो यह प्रयोग किसने किया फ्रेंड्स? यह किया है टी.एच. ग्रीन ने। ऑप्शन नंबर बी, टी.एच. ग्रीन। 120 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है। यह वाक्य किस विचार का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह विचार आदर्शवादी विचार का प्रतिनिधित्व करता है। और यह कथन किसका है? तो यह कथन ग्रीन का है। किसका कथन है फ्रेंड्स? यह ग्रीन का कथन है। आगे देखते हैं 121 नंबर प्रश्न दोस्तों, राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत प्रतिपादित किया टी.एच. ग्रीन ने। ऑप्शन डी। 122 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि संकल्प ना की शक्ति राज्य का आधार है। किसने कहा है? तो संकल्प या इच्छा ना की शक्ति राज्य का आधार, यह कथन ग्रीन का है। ऑप्शन नंबर बी। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह किसका कथन है? तो राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा, यह कथन टी.एच. ग्रीन का है। आदर्शवादी विचारक टी.एच. ग्रीन का है। पुनः वही प्रश्न दोस्तों कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा, यह किसका कथन है? तो यह टी.एच. ग्रीन का कथन है। किसने कहा है इच्छा नहीं शक्ति राज्य का आधार है? यह कथन टी.एच. ग्रीन का है। 126 नंबर प्रश्न, शक्ति नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है, यह किसका कथन है? तो यह टी.एच. ग्रीन का कथन है। आगे देखते हैं प्रश्न 127 नंबर प्रश्न, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह किसका कथन है? तो यह कथन टी.एच. ग्रीन का है। आप देख रहे हैं दोस्तों एक ही प्रश्न को किस तरह से शब्दों को क्लिष्ट या 128 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि आदर्शवाद है। तो आदर्शवाद कैसा है? तो आदर्शवाद राज्य का समर्थक है। ऑप्शन नंबर ए। 129 नंबर हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह परिभाषा है। यह परिभाषा किसकी है दोस्तों? तो यह परिभाषा मिटलैंड की है। किसकी? मिटलैंड की है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स कि राजनीति शास्त्र की प्रकृति को लेकर विभिन्न राजनीतिक विचारकों में मतभेद है। अरस्तू ने राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान माना है। बोदा, हाब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, लास्की आदि ने भी इसका समर्थन किया है, किंतु कुछ विचारक जैसे मिटलैंड, बकल, कॉम्टे, बर्क आदि राजनीति शास्त्र को विज्ञान मानने को तैयार नहीं है। इसी संदर्भ में मिटलैंड ने कहा है कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के लिए वरन नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। जबकि वहीं बकल कहते हैं फ्रेंड्स कि राजनीति विज्ञान का विज्ञान होना तो दूर, वह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है।
और बर्ग का कहना है कि जिस प्रकार हम सौंदर्य शास्त्र को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार राजनीति शास्त्र को विज्ञान नहीं कहा जा सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है फ्रेंड्स, बर्ग का, बकल का और मिटलैंड का। इसे आप हो सके तो याद कर लीजिएगा। मिटलैंड क्या कहता है दोस्तों? मिटलैंड कहता है, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के लिए नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। वहीं बकल कहता है कि राजनीति का विज्ञान होना तो दूर, वह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। और वहीं बर्ग, जो कि अनुदारवादी उदारवाद के जनक माने जाते हैं, इनका कहना है दोस्तों कि जिस प्रकार हम सौंदर्य शास्त्र को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार राजनीति शास्त्र को विज्ञान नहीं कहा जा सकता। आगे देखते हैं। 130 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि किसने कहा है कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानना तो दूर, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। तभी हमने देखा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा बकल। क्या दोस्तों? बकल। 131 नंबर प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता? तो कौन नहीं मानता दोस्तों? तो F.W. मिटलैंड। F.W. मिटलैंड ऐसे विचारक है कि जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। 132 नंबर प्रश्न है कि यह कथन जो कहता है राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है, यह इनका आरोपण है। तो यह किनका आरोपण है? तो यह आदर्शवादी विचारकों का आरोपण है। आगे देखते हैं। 133 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया है? तो ऑप्शन ए, उद्यमिता को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया, जबकि क्षुधा, विवेक और शौर्य को उन्होंने महत्व प्रदान किया है। 134 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने इतनी निर्धारित की है। तो प्लेटो ने कितनी निर्धारित की है? 5040। एक आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने 5040 निर्धारित की है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। 135 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि वुड्रो विल्सन के अनुसार कौन सा कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रम कानून बनाना यह राज्य का ऐच्छिक कार्य है। 136 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि राज्य ना ही ईश्वर की रचना है, ना ही श्रेष्ठ शारीरिक बल की, ना ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है, ना ही परिवार का मात्र विस्तार है। यह किसका कथन है? तो यह फ्रेंड किसका? तो यह कथन दोस्तों किसका है? तो यह कथन गार्नर का है। ऑप्शन बी। किसका कथन है फ्रेंड्स? यह गार्नर का कथन है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। मैकाइवर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए? मैकाइवर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए? ऑप्शन ए, साहित्य एवं कला पर नियंत्रण, बी, पुस्तकालयों की व्यवस्था करना, सी, कानून व्यवस्था का प्रबंध, और ऑप्शन डी, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, साहित्य एवं कला पर नियंत्रण। आगे देखते हैं दोस्तों। काइवर ने अपनी पुस्तक द वेब ऑफ गवर्नमेंट, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है इनकी। द वेब ऑफ गवर्नमेंट किसकी पुस्तक है? तो मैकाइवर की पुस्तक है। इसमें लिखा है कि राज्य को कला, साहित्य, संस्कृति व धर्म के क्षेत्र में नियंत्रण संबंधी कार्य नहीं करने चाहिए। मैकाइवर सेवाधर्मी राज्य का समर्थक था। कैसे राज्य का? सेवाधर्मी राज्य का। यह पूछा जाता है दोस्तों कि सेवाधर्मी राज्य का निम्न में से कौन समर्थक है? तो कौन समर्थक है? मैकाइवर। उसने यह विश्वास प्रकट किया कि जब तक आधुनिक राज्य को कि लोकतंत्री व्यवस्था को अक्षुण्ण रखा जाता है, तब तक पूंजीवाद की बुराइयों से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैकाइवर ने राज्य के विकास के बारे में अपने ग्रंथ दी मॉडर्न स्टेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक दोस्तों, दी मॉडर्न स्टेट में लिखा है कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। 138 नंबर प्रश्न है दोस्तों, राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। यह किसका कथन है? तो दोस्तों इसका जवाब इसमें नहीं है, यह वुड्रो विल्सन का कथन है। किसका दोस्तों? यह वुड्रो विल्सन का कथन है। इसलिए आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया। आगे देखते हैं दोस्तों। 139 नंबर प्रश्न है, राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य
एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। इस उद्धरण के लेखक हैं, तो इस उद्धरण के लेखक अरस्तु हैं। कौन है दोस्तों? अरस्तु हैं। आगे देखते हैं। 140 नंबर प्रश्न है दोस्तों। राज्य परिवारों तथा गांवों का एक समूह है जिसका लक्ष्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। यह किसका कथन है? तो यह दोस्तों अरस्तु का कथन है। आगे 141 नंबर प्रश्न है दोस्तों। राज्य एक परिवार का विस्तार है, ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा कथन अरस्तु का है। ऑप्शन बी अरिस्टोटल या अरस्तु। 142 नंबर प्रश्न है। किसने कहा है कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? तो यह कथन किसका है? तो यह कथन सेबाइन का है। सेबाइन कहता है कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। आगे देखते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स कि किसने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है? तो यह कहने वाले कौन है दोस्तों? तो यह कहने वाले हैं हेराल्ड डी लासविल। कौन दोस्तों? हेराल्ड डी लासविल। 144 नंबर प्रश्न है दोस्तों। राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। यह कथन किसका है? मतलब यह किसने कहा है कि राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है? तो यह कथन हीगल का है, फ्रेडरिक हीगल का। ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। 145 नंबर प्रश्न है फ्रेंड कि एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है दोस्तों? यह कल्याणकारी राज्य कहलाता है। कल्याणकारी राज्य कहलाता है। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे उसे कल्याणकारी राज्य कहते हैं। 146 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित विचारकों में से कौन एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही जवाब हो जाएगा टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन, क्योंकि टी.एच. ग्रीन कैसे हैं? तो टी.एच. ग्रीन आदर्शवादी विचारक हैं। कैसे विचारक हैं दोस्तों? आदर्शवादी विचारक हैं। 147 नंबर प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों है। यह किसका कथन है? यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह मैकाइवर संबंधित है। ऑप्शन ए। 148 नंबर प्रश्न दोस्तों। आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। यह किसका कथन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लीजिएगा कि आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। यह किसका कथन है? तो यह कथन डुवर्जर का है। किसका है दोस्तों? डुवर्जर का है। जबकि आधुनिक राज्यों में स्थिति व्यक्ति बनाम राज्यों की होती जा रही है। अगर ऐसा आपसे पूछ ले कि व्यक्ति बनाम राज्यों की होती जा रही, यह किसका कथन है? तो यह हर्बर्ट स्पेंसर का कथन है। किसका कथन दोस्तों? हर्बर्ट स्पेंसर का कथन है। 148 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। यह किसका कथन है? तो यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन बारकर का है। किसका है कथन दोस्तों? बारकर। 148 नंबर का ए। 149 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भूमंडलीकरण का तात्पर्य है। तो ए है अंतर्राष्ट्रीयतावाद, बी है संप्रभु राज्यों का अंत, सी है क्षेत्रवाद, या डी है विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव। आगे देखते हैं फ्रेंड। 150 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो ऑप्शन ए है मनुष्यों का सामूहिक भाईचारा कांट, ऑप्शन बी राज्य की उच्चतर तार्किकता बोसांके, ऑप्शन सी राज्य समुदायों का समुदाय ग्रीन, ऑप्शन डी मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार लाक। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार लाक। आज के लिए बस इतना है फ्रेंड्स। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद फ्रेंड्स।